ओके बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में एसी क्या होता है ये पढ़ा था। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट को अपन कुछ इंपॉर्टेंट उसके टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे पीक करंट क्या होता है, पीक वोल्टेज क्या बोलते हैं अपन, आरएमएस क्या होता है, एवरेज कितना निकलता है उसका, ये सारी चीजें अपन ने कंसिडर करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद है ना मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी। उसके बाद फिर अपन ने स्टार्ट करा था कि अगर सर्किट्स में हम एसी पोटेंशियल लगाए तो क्या होगा, वो चीज हम स्टार्ट कर रहे थे, है ना। यही बोर्ड पे जो सब चीजें हैं वही आप देख रहे हो। तो हमने पहले प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी पोटेंशियल लगा दिया था, और क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स में और पूरे वर्ल्ड में ही हर जगह साइनसोइडल एसी यूज किया जाता है, तो अपन साइनसोइडल एसी कंसिडर कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमने कोई वोल्टेज जो लगाया है वो साइनसोइडल पोटेंशियल है। तो ये जो पोटेंशियल है उसका साइनसोइडल ग्राफ आप बना सकते हो इस तरह से। ये हमने लगा दिया है किसी रजिस्टर के अक्रॉस। तो रजिस्टर के अक्रॉस जब साइनसोइडल एसी लगाते हैं तो हमें पता चला कि रजिस्टर में जो करंट आता है वो भी साइनसोइडल ही आता है, रजिस्टर का करंट भी साइनसोइडल ही आता है। रजिस्टर में जो करंट होता है वोल्टेज के सेम फेज में होता है, वोल्टेज के फेज में ही होता है। ठीक है, और इन दोनों की जो पीक वैल्यू होती है उनका रिलेशन या आरएमएस वैल्यू का रिलेशन किया जाता है कि करंट की आपको आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बाय आर करना होता है। ठीक है, दोनों ही सेम फेज के साइनसोइडल बनते हैं। तो अगर आपको वोल्टेज की इक्वेशन पता हो तो करंट की इक्वेशन लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस वोल्टेज की इक्वेशन में आप करंट का पीक वैल्यू बनाने के लिए वी नॉट बाय आर कर दो और साइन वाला टर्म एज इट इज लिख दो, तो आपको करंट की पूरी इक्वेशन मिल जाती है। नॉर्मली हम लोगों को लोग आरएमएस पूछते हैं, तो आरएमएस का रिलेशन भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, इसके बाद फिर मैंने बताया था कि अगर अपन एक कैपेसिटर के अक्रॉस प्योर एसी लगा दो तो क्या होता है। एक कैपेसिटर के अक्रॉस एसी पोटेंशियल लगा है, तो यहां हमने समझा था कि जो पोटेंशियल वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये लगाने से जो कैपेसिटर में करंट आ रहा था उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की आती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। वोल्टेज साइनसोइडल होने से करंट भी साइनसोइडल होता है, करंट की इक्वेशन भी वोल्टेज जैसी ही आती है, बस छोटा छोटा फर्क है। क्या डिफरेंस है, जो करंट की पीक वैल्यू है वो वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय एक्ससी, ये 1/ओमेगा सी को हमने एक्ससी बोल दिया था। अब करंट की पीक वैल्यू को निकालने के लिए वोल्टेज की पीक वैल्यू अपन एक्ससी कर सकते हो। वहां करंट की पीक वैल्यू के लिए क्या करा था अपन ने, वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय आर करा था, या वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय एक्ससी करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस के लिए आर होता है कैपेसिटर के लिए वो एक्ससी होता है, जो रेजिस्टेंस के लिए आर होता है कैपेसिटर के लिए वो एक्ससी होता है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर हमने एक और चीज यहाँ ऑब्जर्व करी कि वोल्टेज अगर साइनोसोडल में साइन ओमेगा टी था तो यहाँ आ रहा था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। बोला है तो इक्वेशन साइनोसोडली, ठीक है, थोड़ा सा पीक वैल्यू बदल गई है और फेज में ये पाई बाय टू आगे हो गया है तो साइनोसोडल इक्वेशन ही, अभी भी ये साइन कर्व जैसे ही दिखेगा लेकिन आगे फेज में होगा थोड़ा, इसका पाई बाय टू फेज ज्यादा है। तो यहां पर भी हमको इक्वेशन तो यही मिल रही साइनसोइडल करंट की, पर फेज थोड़ा बदल गया है। यहाँ भी साइनसोइडल करंट था, यहाँ भी साइनसोइडल करंट है। यहाँ का साइनसोइडल करंट और यहाँ के साइनसोइडल करंट में फर्क है कि यहाँ पे साइनसोइडल करंट पाई बाय टू फेज आगे था, तो फेज डिफरेंस दिखा हमें कुछ। ये चीजें क्लियर है, क्या ये सब क्लियर। यस सर। ओके, है ना। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अभी अपन ने कैपेसिटर के अक्रॉस एसी लगा के देखा, अब हम इंडक्टर के अक्रॉस एसी लगा के देखते हैं। चलिए, तो अब इंडक्टर के अक्रॉस एसी पोटेंशियल लगा के देखते हैं। तो थर्ड केस, थर्ड केस इंडक्टर इन एसी, इंडक्टर लगा देते हैं हम एसी में। हमने यहां पर एक इंडक्टर लगा दी, ठीक है। अब इंडक्टर की स्पेशलिटी ये होती है कि आपको इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आता है अगर करंट पता हो। तो क्यों ना करंट मान के स्टार्ट करा जाए। लेट एज्यूम कि करंट साइनसोइडल था। देखो रजिस्टर में भी साइनसोइडल करंट आया था, वोल्टेज जो कैपेसिटर था उसमें भी साइनसोइडल करंट आया था, तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। मैं मान के स्टार्ट कर रहा हूँ कि ना यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो भी साइनसोइडल है, तो मैं करंट को साइनसोइडल मान रहा हूँ, उससे मैं वोल्टेज निकालने वाला हूँ। मैं यहाँ पे उल्टा करने वाला हूँ, ये बात समझ में आई आपको। पहले एक चीज समझो अच्छे से मैंने यस क्या सर। करा, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, करंट मान के क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं।
इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, हाँ, कैसे कितना होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी अगर वेरी करंट की गुड। डायरेक्शन में। हाँ, मैंने माइनस एल डी करंट की डायरेक्शन, बिल्कुल सही कहा आपने। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं अगर हमें उसका करंट पता हो तो, है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर हायर हो, यहाँ का लोअर हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी एल कहा मैंने, ठीक है, तो वो वी एल आपको मैग्नीट्यूड में लिखना आता है। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस ड्रॉप होते ही दिखाया है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है एल डी आई बाई डी टी, है ना। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप ही होता है और वो आता है एल डी आई बाई डी टी। देख लीजिए, सही लिखा है मैंने। यस। थैंक यू। चलो बस, अब करंट की इक्वेशन में मान चुका हो तो वो रख देता हूं मैं, वो रख देता हूं। तो एल डी आई बाई डी टी, इसको करो डिफरेंशिएट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओमेगा टाइम, या आई नॉट भी तो लिखा हुआ है वहां पे, आई नॉट भी लिखना पड़ेगा मुझको। ओमेगा टाइम आई नॉट टाइम साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, कॉस थीटा को फिर से वही साइन 90 प्लस थीटा भी तो कर सकता हूँ, तो उसको साइन 90 प्लस थीटा कर देता हूँ। वीएल आ रहा है मेरे पास आई नॉट इंटू ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन है वोल्टेज की पीक वैल्यू दे रहा है। वोल्टेज की इक्वेशन वही साइनसॉइडल जैसी आ गई है, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो वोल्टेज की पीक वैल्यू वी नॉट वो हमें क्या दिख रही है? करंट की पीक वैल्यू इंटू ओमेगा एल, या हम ये बोल सकते हैं कि करंट की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन ओमेगा एल, ऐसा लिख सकते हैं। तो नीचे ओमेगा एल देखो वैसे ही लग रहा है ना जैसे रेजिस्टेंस से। आई इज इक्वल टू वी बाय आर लिखते थे ना अपन, याद करो अपने कैपेसिटर में। अभी अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा था, वी बाय एक्सी लिखा था। तो ये एक्सी जैसी चीज दिख रही है कुछ, यस सर। है ना। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये जो एक्सी जैसी चीज आ रही है ना, इंडक्टर का रेजिस्टेंस जैसा कुछ जो दिख रहा है, इसको बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको नाम दे दिया मैंने एक्सेल। इसको हम बोला, हमने कहा इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल विच इज ओमेगा एल। तो इसको अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दिया, रेजिस्टेंस जैसी चीज बोल दी, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको करंट निकालना है किसी इंडक्टर में, तो आपको उसका पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस जैसी चीज एक्सेल कर देना है। V बाय एक्सेल कर दो तो करंट मिल जाएगा। अच्छा, एक करंट की पीक वैल्यू और वोल्टेज की पीक वैल्यू का रिलेशन था, दोनों तरफ √2 से डिवाइड करो तो आरएमएस का रिलेशन भी मिल जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो कि वी आरएमएस हो जाएगा आई आरएमएस इंटू एक्सेल फॉर इंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं। इंडक्टर के लिए वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल हो जाएगा, इंडक्टर के लिए अगर प्योर इंडक्टर हो तो। और एक और चीज दिख रही है कि वोल्टेज अब फेज में आ गई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं वोल्टेज और करंट का, तो वोल्टेज को मैं अगर मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पे पाई बाय 2 फेज आ गया था ना, तो करंट को अगर साइनसॉइडल बनाऊं, देखो मैंने वहां हमेशा ग्रीन कलर में करंट बनाया था, तो मैं यहाँ पे भी ग्रीन कलर में करंट बना रहा हूँ। करंट को अगर मैं साइनसॉइडल बनाने वाला हूँ तो वोल्टेज कॉस में बन जाएगा। ये देखो वोल्टेज कॉस में बना दिया मैं, ऐसा, इस तरह से कुछ आ गया। ठीक है, वोल्टेज आ गया इंडक्टर के क्रॉस, ग्रीन कलर में इंडक्टर का करंट। अब वोल्टेज पाई बाय 2 फेज आ गए। हम अगर फेजर डायग्राम से दिखाए, हम अगर रोटेटिंग वेक्टर्स का यूज करके दिखाए, फेजर हमने एसएचएम में भी सुना था, जो भी साइनसॉइडल बदलने वाली क्वांटिटी होती है ना, जैसे कि यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है, ये जो करंट है, जो भी इसकी साइनसॉइडल बदलने वाली क्वांटिटी होती है, इनको हम रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज का फेजर करंट से पाई बाय 2 फेज आगे बनने वाला है। ये वोल्टेज और ये करंट, इंडक्टर के करंट से इंडक्टर का पोटेंशियल पाई बाय 2 फेज आगे होता है। फेजर में करंट का अगर एक्स एक्सिस से एंगल ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का आ रहा है ओमेगा टी प्लस 90। बताइए समझ में आ रहा है ये? देख लीजिए अच्छे से, यस लिखिए सर। अच्छे से, वर्ड में लिखो, हियर वोल्टेज इज पाई बाय 2 फेज अहेड ऑफ करंट।
voltage is fiber to phase ahead of current. Voltage is fiber to phase ahead of current. तो जो तीनों बेसिक एलिमेंट होते हैं, तीनों बेसिक एलिमेंट मतलब कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तीन चीज पढ़ी अपन ने अभी तक। इन तीनों को एसी में लगाने से क्या होता है देखा अपन ने, और हमें समझ में आया कि वोल्टेज अगर साइनसोइडल है तो करंट भी साइनसोइडल आ रहा है। तीनों में ऐसा हो रहा है, वोल्टेज साइनसोइडल तो करंट भी साइनसोइडल। हाँ, फेज का कुछ फर्क है। फेज का फर्क क्या है? रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से पावर टू फेज पीछे होता है ना, या उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। वोल्टेज पावर टू फेज पीछे होता है करंट से कैपेसिटर में। इंडक्टर में जो अभी भी देखा उसमें करंट से वोल्टेज आगे होता है। तो इन तीनों में बस फेज का फर्क आता है। अच्छा, सभी के अंदर है ना मुझे वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू का रिलेशन कुछ ऐसा मिल रहा है, जैसे रजिस्टर में होता है V इक्वल टू आई आर, तो कैपेसिटर में होता है V इक्वल टू आई इंटू एक्ससी, और इंडक्टर में होता है V इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। तो कैपेसिटर एंड इंडक्टर में हमने एक नई चीज डिफाइन कर दी, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कैपेसिटर का हो जाता है XC, ये लिखा हुआ भी था, विच इज 1 बाय ओमेगा C। इंडक्टर का हो जाता है 1 बाय ओमेगा L, सॉरी इंडक्टर का हो जाता है ओमेगा L, इसको अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस जैसी चीज है। इस XL या XC को लेके आप V इक्वल टू आई आर जैसा इक्वेशन लगा सकते हो। अब R को आपको X लिखना है। और तीनों ही सर्किट में करंट पोटेंशियल सभी साइनसोइडल टाइप के आते हैं। आ रहा है अच्छे से समझ में? ये बहुत बढ़िया। तो हमने अब अकेले अकेले एलिमेंट का बिहेवियर क्या हो रहा है ये देख लिया। अब चलो सबको इकट्ठा लगा देते हैं, सबको एक साथ लगा देते हैं एसी के अंदर। स्टैंडर्ड तो ये रहता है कि पहले दो दो को लगाओ, क्योंकि आप तो सब समझ ही चुके हो, तो मैं तीनों को लगा के बता देता हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों को एक साथ भी पढ़ लेंगे तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि तीनों एलिमेंट को एक साथ सर्किट में लगा दो तो क्या होगा। एक साथ लगाने की क्या तरीका हो सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं तीन सर्किट एलिमेंट को सर्किट में लगाने के? अच्छा, दो लगाने, तो दो सर्किट एलिमेंट को लगाने के क्या तरीके हो सकते हैं? सीरीज में या पैरेलल सर? सीरीज में, पैरेलल में, बिल्कुल सही। Yes, sir. है ना, तो चलो अपन पहले सीरीज में लगाएंगे, बाद में पैरेलल में लगाएंगे। वैसे आईआईटी में हमेशा सीरीज वाला ही पूछा जाता है, पर हम पैरेलल भी पढ़ेंगे, क्योंकि आईआईटी में देखा गया है कि कभी कभी पैरेलल भी पूछ लिया उन्होंने, इसलिए थोड़ा सा पैरेलल भी पढ़ लेंगे अपन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, तीनों को एसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। तीनों को सीरीज में एसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। तीनों को एसी पोटेंशियल के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब एक सीरीज सर्किट में एलिमेंट्स में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट बाय अज्यूमिंग करंट इन द सर्किट। करंट मान लेते हैं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और ये नेट पोटेंशियल क्या होगा ये निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल क्या होगा ये फाइंड करते हैं करंट को मान के। अच्छा, रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप किसी इंस्टेंट पे उसको बोल दिया वी आर, कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप उसको बोल दिया वीसी, इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप उसको बोल दिया वीएल। किसी भी इंस्टेंट में तीनों के पोटेंशियल ड्रॉप को कुछ मान दिया। बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय केवीएल, मैं बोल सकता हूं ना कि V इक्वल टू होना चाहिए वी आर प्लस वीसी प्लस वीएल, होना चाहिए ना? Yes, sir. ठीक है, जो भी टोटल पोटेंशियल है वो इन तीनों का सम ही होना चाहिए। याद रखिएगा मैंने इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल्स लिखे ही है, ये क्या लिखे हैं, किसी इंस्टेंट पे क्या पोटेंशियल है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसी समय जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल्स।
ठीक है, इसको आप लिख लेना, दिस इज फॉर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, आप साथ में लिख लेना यहाँ पे फॉर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत जरूरी लिखना, तो प्लीज लिखिएगा इसको साथ में। आगे, अब रजिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रजिस्टर में करंट और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। रजिस्टर में जो करंट होता है उसी फेज में पोटेंशियल भी होता है, और V की पीक वैल्यू जो होती है वो होती है I की पीक वैल्यू इंटू R। याद है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, V इक्वल टू IR होता है रजिस्टर के लिए। यस तो सर। करंट की पीक वैल्यू अगर I0 है तो रजिस्टर में पोटेंशियल की पीक वैल्यू हो जाएगी I0 इंटू R, और यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन वाला टर्म लिख देंगे अपन। थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, रजिस्टर में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं, तो सेम फेज में मैंने पोटेंशियल लिख दिया, पोटेंशियल की पीक वैल्यू बस I इंटू R कर दी। ठीक है, फिर कैपेसिटर के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, उसमें पोटेंशियल की पीक वैल्यू होती है I इंटू XC, और वहां पे ना पोटेंशियल पाई बाय 2 फेज पीछे होता है कैपेसिटर में, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख देना चाहिए मुझे। फिर इंडक्टर के लिए I नॉट इंटू एक्सएल, हाँ लिख देना चाहिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने, हर एलिमेंट का पोटेंशियल करंट का रिलेशन क्या होता है। जो रजिस्टर कैपेसिटर में करंट होता है वो करंट इंटू एक्सी कर दो तो पोटेंशियल का पीक मिलता है, और करंट से पोटेंशियल पाई बाय 2 फेज पीछे होता है। ये सब क्लियर? यस सर। ओके, देख लो अच्छे से। तो आगे बढ़ते फिर। अब इंस्टेंटेनियस इन तीनों पोटेंशियल का सम मुझे टोटल पोटेंशियल देगा, तो टोटल पोटेंशियल इन सर्किट का मुझे अगर निकालना है तो मुझे इन तीनों को ऐड करना, इन तीनों को ऐड करता हूँ चलो मैं। ठीक है, देखो ये वाला तो साइन का टर्म है, अच्छा ये क्या टर्म है, साइन माइनस बाहर ले लो अगर तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसमें से माइनस बाहर ले लो तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा करके माइनस यस बाहर ले सर। सकता हूँ, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस साइन ओमेगा कॉस होने वाला है ये ना। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस ही होता है, तो एक एक करके तीनों टर्म लिखते हैं। पहला टर्म था I नॉट इंटू आर, फिर ये वाला टर्म लिखने वाले, ये प्लस में आने वाला है क्योंकि I नॉट एक्सएल साइन 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ये माइनस में आने वाला था I नॉट एक्सी कॉस ओमेगा टी, इन वाले में कॉस कॉमन ले लो है ना। तो अच्छा यहाँ पे साइन ओमेगा टी भी तो लिखना था मुझे, मैंने गलत कर दिया, I नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ कॉस कॉमन ले सकते हो, तो ऐसा नहीं बन रहा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यस सर। है ना। ये देखो ये कांस्टेंट है I नॉट इंटू आर, तो a sin थीटा, और ये कॉमन ले लिया I नॉट एक्सएल और I नॉट एक्सी, cos ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो अंदर बचेगा उसके साथ cos वाला टर्म, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, मैं कॉमन लेके लिख देता हूँ। I नॉट कॉमन लिया, फिर यहाँ आ रहा है r sin ओमेगा टी, I नॉट बाहर ले चुका हूँ मैं, एक्सएल माइनस एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो देखो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मूला बन गया, पढ़ा है ना अपन ने फॉर्मूला। यस सर। यस हाँ, सर। क्या था इसका रिजल्ट, क्या था इसका आई रिजल्ट? नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ एस। यस, तो आ जाएगा आई नॉट अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स बी बाय एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, ये आने वाला है इसको सॉल्व करके। तो जरा ध्यान से देखो, जो हमारी इक्वेशन आई ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये बाहर लिखा आई नॉट इंटू कुछ, अच्छा ये पूरा पीक वैल्यू होगी ना वोल्टेज की, साइन वाइन छोड़ के जो बाकी लिखा रहता है वो तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये भी तो साइनसोइडल इक्वेशन है, तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या आ रही है वोल्टेज की पीक वैल्यू, वो आ रही है करंट की पीक वैल्यू इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर।
इसको रेजिस्टिंग जैसे टर्म है, देखो ध्यान से, ये रेजिस्टिंग जैसा टर्म है, इसमें रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रिएक्टेंस है, तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का मिलकर जो टर्म बन रहा है ये वो है। ये आपको बता रहा है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस किस तरह से एड अप होते हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस किस तरह से एड अप हो रहे हैं ये बता रहा है। इसको नया नाम दे देते हैं इम्पीडेंस। क्या बोल देते हैं? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो हमें यहां से मिल गया कि सर्किट का जो नेट पोटेंशियल था उसकी पीक वैल्यू जब निकालना है तो आ रही है करंट की पीक वैल्यू इनटू जेड, या ऐसे आरएमएस के लिए लिख सकते हो आप, है ना, चाहो तो ऐसे आरएमएस के, मैं आरएमएस के लिए लिख देता हूँ, नॉर्मली अपन को आरएमएस ही पूछते हैं लोग इसलिए। चलो ये क्वेश्चन समझ में आई? मतलब आपको इस वोल्टेज की पीक यस वैल्यू और सर। करंट की पीक वैल्यू का रिलेशन चाहिए, तो वो दिख गया अपन को। अच्छा, वोल्टेज और करंट में फेज का डिफरेंस देखो क्या है, करंट को साइन ओमेगा टी लिया था और वोल्टेज देखो ये फेज में आगे है ना, कितना फेज आगे लिख देते हैं, वोल्टेज इज 5 फेज अहेड वेयर फाई कितना आ रहा है, देखो साइन ओमेगा टी प्लस ये लिखा हुआ है, इसी को मैं फाई बोल रहा हूँ। फाई कितना आ रहा है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर, ये आ रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन, हमारे पास फाई की वैल्यू आ रही है। फेज डिफरेंस, या इसको मैं tan फाई जैसा बना के भी लिख सकता हूँ, मैं दोनों तरफ tan ले लूं तो tan फाई मुझे दिख रहा है एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वो आ रहा है एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। अरे समझ में? तो यस हमारे सर। पास तीनों एलिमेंट थे, रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, तीनों को सर्किट में लगा दिया, तो तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या आता है। अभी भी वोल्टेज भी साइनसोइडल, करंट भी साइनसोइडल, दोनों की इक्वेशन साइनसोइडल आई है, कुछ उनमें फेज डिफरेंस है, वोल्टेज कितना फेज आगे है करंट से वो मैं निकाल चुका हूं, और उनकी पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू का रिलेशन भी निकाल चुका हूं। अब की बार रिलेशन में एक नई चीज आ गई थी, इंपेडेंस, जिसे हमने नाम दिया इंपेडेंस, वो है जेड। और जेड असल में क्या है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर होके रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस के स्क्वायर में जुड़ा है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, ठीक है। और एक्सएल और एक्सी ये दोनों ही रिएक्टेंस थे, ये डायरेक्टली जुड़ गए, ये सब्ट्रैक्ट हुए। सब्ट्रैक्ट इसलिए हुए होंगे क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज को करंट से पीछे भेज देता है और इंडक्टर वोल्टेज को करंट से आगे लाती है, तो दोनों में एक अपोजिट टाइप का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे उनकी रिएक्टेंस सब्ट्रैक्ट हो रही है। चलो, तो तीनों को सर्किट में लगाने से क्या होता है ये अपन ने समझा। तो हमारे पास एक फेजर डायग्राम बना भी देते हैं अपन काफी देर से, तो फेजर से भी इसको ये सब समझने का एक आसान तरीका होता है, वो देखते हैं अपन। फेजर से ये सारी चीज भी समझ सकते थे अपन, ठीक है। तो यहाँ अगर सब समझ में आ गया है क्या, सबसे पहले तो देखो, यहाँ कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो। तो अब मेरे पास अगर कोई सर्किट है, एसी सर्किट है जिसमें रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर का कुछ कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको, उसमें अगर मैंने पोटेंशियल दे दिया तो करंट बता सकते हो कितना है, प्रोवाइडेड आपको सारा डाटा दिया हो, मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी हो, तो आप सर्किट का इंपेडेंस निकाल सकते हो, और इंपेडेंस निकाल के आप बता सकते हो कि वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू का रिलेशन क्या आएगा। आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, अगर वोल्टेज की इक्वेशन देती तो करंट की लिख सकते हो, करंट की देती तो वोल्टेज की लिख सकते हो, है ना, ये सारी चीज कर सकते हो आप। चलो ये इधर पढ़ा अपन ने। अब ये जो इक्वेशन आई थी ना फाइनल, अपनी ये जो रिलेशन आया, ये एक और तरीके से समझते हैं अपन, फेजर से समझते हैं, ठीक है। फेजर क्या होते हैं? फेजर रोटेटिंग वेक्टर्स है जिनका प्रोजेक्शन किसी एक्सिस पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वोल्टेज, ये जो करंट था साइनसोइडली बदल रहा है, जो भी क्वांटिटी ऐसे साइनसोइडल बदलती है उनको अपन है ना एक वेक्टर के प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वेक्टर जो घूम रहा हो, अबाउट ओरिजिन रोटेट कर रहा हो, उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो ये वाला फिजिकल क्वांटिटी दे देता है अपन को।
जैसे अपन डायग्राम बना रहे हैं अब, यहाँ ध्यान से देखिएगा, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट जो साइनसोइडली बदल रहा है उसको एक वेक्टर के प्रोजेक्शन से मैं समझ सकता हूं। मैं अगर एक वेक्टर बनाऊं जिसका एक्स एक्सिस से एंगल ही ओमेगा टी हो जाए, उसकी लेंथ हो जाए आई नॉट, इसका वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन अगर निकालो, मेरी आदत है वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन लेने की, मैं वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूं, है ना। आपको अलग टीचर हो सकता है कि एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन लेके बताए, वो क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे होंगे। मेरी आदत है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की, है ना। और ये इसमें कोई फर्क, कोई गलती नहीं है, दोनों चीज कर सकते हो आप। तो जो मैंने वेक्टर बनाया है, इसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा, ये जो वाई एक्सिस है, इस पे अगर इसका प्रोजेक्शन देखे, आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, तो वही तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब फिजिकल क्वांटिटी इज जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, साइनसोइडल बदलने वाली फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन है। ये अपन ने करंट का फेजर बनाया। अब हमने पढ़ा था रजिस्टर में और इंडक्टर में, कैपेसिटर में, इनके वोल्टेज के फेजर कैसे आते हैं, हमने पढ़ा है वहां पे। रजिस्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट के फेज में होता है, तो रजिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका अगर फेजर दिखाओगे तो वो वोल्टेज के फेज में होता है। ये दिखाया, वी आर बनाया मैंने, वी आर, ये पोटेंशियल, ये रजिस्टर का फेजर है, ठीक है। इंडक्टर में पोटेंशियल जो होता है वो पावर टू फेज आगे होता था, इंडक्टर का पोटेंशियल पावर टू फेज आगे होता है, कैपेसिटर का पोटेंशियल पावर टू फेज पीछे होता है करंट से। तो ये सबके फेजर बनाए मैंने माना कि करंट से पावर टू फेज आगे है, 90 डिग्री दिखा देता हूँ यहाँ पे, पावर टू लिखेंगे, ये 90 दिखा देते हैं और ये 90। तो मैंने क्या ड्रॉ करा है समझ में आ रहा है। मेरे पास करंट का फेजर था, साथ साथ मैंने इन तीनों एलिमेंट में करंट तो सेम है, तो करंट का फेजर तो एक ही रखा, लेकिन तीनों में वोल्टेज अलग अलग आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो तीनों का एलिमेंट का, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के फेजर दिखाए मैंने। अब फेजर वेक्टर होते हैं, वेक्टर को तो आप जोड़ सकते हो। यहां आपको केवीएल से लिखा था कि वोल्टेजेस को इंस्टेंटेनियसली जोड़ना है, तो जो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस होता है वो इन सबका वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन होता है ना। रजिस्टर का इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, इसका वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन, इंडक्टर का इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, इसका प्रोजेक्शन, कैपेसिटर के लिए इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे अपन, ये सी है। इन सबके प्रोजेक्शन को जोड़ना है आपको। ये आपने जो ऐड करा है, ये क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल को जोड़ रहे थे। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल क्या होते हैं, इन वेक्टर्स का प्रोजेक्शन होता है वाई एक्सिस पे, तो वेक्टर के प्रोजेक्शन को जोड़ना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, वेक्टर को जोड़ के फिर प्रोजेक्शन ले लो, एक ही बात है। कुछ वेक्टर्स के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को जोड़ना है, वाई एक्सिस के कंपोनेंट को ऐड करना है, अब उसको करने के लिए ये भी कर सकते थे कि वेक्टर को जोड़ लो, फिर रिजल्टेंट का वाई एक्सिस के अलावा प्रोजेक्शन ले लो। समझ में आई क्या बात। बोलिए, है ना। वेक्टर्स का वाई एक्सिस का कंपोनेंट को ऐड करना है। आप ये भी कर सकते हो कि वेक्टर को ऐड कर लो और फिर उसका वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है। चलो, तो हमें इन सब का एडिशन करके रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो रिजल्टेंट फेजर बना सकते हैं अपन, इन सब का एडिशन करके। अब वेक्टर एडिशन तो आपको आता है, ये दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट आएगा दो वेक्टर का इस डायरेक्शन में, VL माइनस VC। अच्छा, ये वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसकी पीक वैल्यू होती है, तो यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ मैं, ये नॉट फॉर पीक वैल्यू। जैसे करंट में मैंने नॉट लगाया था ना पीक वैल्यू बताने के लिए, तो यहाँ पे एक नॉट लगा रहा हूँ मैं, वो नॉट पीक वैल्यू बताने के लिए, क्योंकि वेक्टर की लेंथ उसकी पीक वैल्यू होती है। तो ये जो वेक्टर मैंने रेड कलर में दिखाया, इसकी लेंथ हो जाएगी VL पीक माइनस VC पीक। फिर इस वेक्टर में जब इसको ऐड करूंगा तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आने वाला है, इनका एडिशन इस तरफ आने वाला है। तो ये हमारे पास बन गया नेट पोटेंशियल।
नेट पोटेंशियल की पीक वैल्यू, मतलब वी नॉट बोल देते हैं उसको। और आप देख सकते हो कि ये करंट से फेज में आगे है, ये करंट का फेजर, ये पोटेंशियल का फेजर, करंट से इसका फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है? अगर फेज डिफरेंस निकाले तो 10 पा होना चाहिए ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। इस ट्राइंगल से देखिए अगर अपन वहां पे, तो 10 फाइव उस ट्राइंगल से होना चाहिए ये वाली लेंथ, विच इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, विच इज वी नॉट इंटू आर, वी नॉट आर सॉरी। समझ में आएगा ये लेंथ होगी इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस, तो ये आएगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ये लेंथ आ गई, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ आपको 10 फाइव दे देगा। व्हाट इज दिस वी नॉट एल? ये था इंडक्टर का पीक पोटेंशियल, नॉट मैंने पीक के लिए लगाया था, इंडक्टर का पीक पोटेंशियल। इंडक्टर का पीक पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं करंट का पीक इंटू एक्सेल, है ना। इंडक्टर का पीक पोटेंशियल जो है उसको लिख सकते हैं करंट का पीक इंटू एक्सेल। यस सर। ना वो यहाँ लिख दो, तो ये आई नॉट इंटू एक्सेल हो गया, ये आई नॉट इंटू एक्सी हो गया, और नीचे आई नॉट इंटू आर हो गया। आई नॉट कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, देखो वही आ गया ना 10 फाइव फिर से। आई नॉट ऊपर नीचे कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो एक्सेल माइनस एक्सी बाय आर ही तो आ गया फिर से। तो फेजर से भी तो मुझे वही फेज एंगल मिल गया, और फेजर से रिजल्टेंट पोटेंशियल की पीक वैल्यू वी नॉट पाइथागोरस थ्योरम से लिखना हो मुझे, तो क्या लिखूंगा? रूट ओवर ये वाली लेंथ का स्क्वायर अब, और ये वाली लेंथ का स्क्वायर ऐड कर दूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो आ जाएगा मेरे पास वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर। एंड दिस इज सिमिलर टू दिस, दोनों सेम चीज है। आप फिर से वी नॉट एल को एक्स नॉट आई नॉट एक्सएल लिख दो, ऐसा लिख दोगे तो ये और ये सेम आ जाएंगे, दिख रहा है? यस सर। तो जो हमने यहाँ मैथमेटिकल सॉल्व करके निकाले ना, वो अपन वेक्टर से भी कर सकते थे, फेजर से कर सकते थे। ये समझने की कोशिश करो, फेजर क्योंकि आसान हो जाता है डील करना, हर बार मैथमेटिक्स लगाना डिफिकल्ट होता है, फेजर से भी कर यस सकते थे। सर। जो चलो, तो अभी अपन ने क्या क्या करा, सीरीज एलसीआर सर्किट में पोटेंशियल और करंट का क्या रिलेशन आता है वो समझा अपन ने, कि रिजल्टेंट पोटेंशियल और रिजल्टेंट करंट का रिलेशन क्या आता है। पोटेंशियल की इक्वेशन भी ऐसी कुछ आती है, v इक्वल टू वी नॉट, ये वी नॉट टर्म है, तो v इक्वल टू कुछ वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, है ना। रिजल्टेंट पोटेंशियल यहाँ पे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। पोटेंशियल फेज में आगे है करंट से, कितना आगे? फेज डिफरेंस ये रहा, फेज डिफरेंस की इक्वेशन ये रही, और ये वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये करंट की पीक वैल्यू, इनका रिलेशन ये रहा। पीक वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड कर दो तो आपको आरएमएस वैल्यू का रिलेशन भी पता है। तो आरएमएस वोल्टेज का जो होता है वो आई का आरएमएस इंटू जेड होता है, जेड इंपिडेंस, अपन ने इस चीज को जेड कहा, ठीक है। और फेज डिफरेंस क्या आ रहा है वो देखो, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। एक्सएल और एक्सी दोनों रिएक्टेंस है, और इनका डिफरेंस मतलब नेट रिएक्टेंस, तो सर्किट का नेट रिएक्टेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे फेज डिफरेंस दे रहा है, ऊपर रिएक्टेंस नीचे रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है क्या? और जो भी ये डेरिवेशन करा उसको मैंने फेजर से भी करके दिखाया, मैंने सेम डेरिवेशन दो तरह से करके दिखाया, यहाँ फेजर का यूज करके दिखाया, और ये अपन ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के करा, तो दो तरीके से सेम रिजल्ट डिराइव करा है। चलो अब अपन इस रिजल्ट का यूज देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। भाई अपन ने फॉर्मूले बहुत सारे डिराइव करे, जब तक यूज नहीं करेंगे याद कैसे होंगे, तो इन फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है पक्का? वेरी गुड। अब एक काम करिए प्लीज, रेस ओपन करिए, मैंने एसी की रेस 1 आपको होमवर्क में दी थी, ठीक है। तो रेस ओपन करिए जल्दी से।
चलो रेस 1 तो आपने कर ली होगी। रेस 2 देखिए, रेस 2 सर रेशन में एथ वाला नहीं हुआ। करते हैं अपन 2 मिनट। अभी पहले अपन जो अभी पढ़ा है उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते 2 मिनट। ठीक है, रेस 2। रेस 8 पे थे ना? हाँ सॉरी, रेस 9 हो जाएगी, मतलब एसी की रेस 9 हो वो। यस, रेस 9। ठीक है, अब रेस 9 का पहला क्वेश्चन देखिए। रेस 9 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द करंट इन एन इंडक्टेंस ऑफ 5 मिली हेनरी। इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5 मिली हेनरी। गिवन दैट वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, वोल्टेज की वैल्यू दे दी आपको, वोल्टेज दे दिया 75 साइन 5000 t माइनस 45। आपको एक इंडक्टर में करंट पूछा है और उसका वोल्टेज दिया है। वोल्टेज इक्वेशन जरा ध्यान से देखो, वो साइनसोइडल है। 75 इसकी पीक वैल्यू दिख रही है, आपको देखना पड़ेगा वहां पे, है ना। 75 पीक वैल्यू दिख रही है और अंदर लिखा है साइन ऑफ 5000 t माइनस 45। तो आपको जो इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप दिया है उन्होंने, वो ऐसा दिया है 75, फिर अंदर लिखा है साइन ऑफ 5000 t माइनस 45। ये आपको पोटेंशियल दिया है जो इंडक्टर को लगाना है, और आपसे पूछ लिया कि करंट की वैल्यू निकालो। तो इंडक्टर में पोटेंशियल और करंट का रिलेशन अपन पढ़ चुके हैं। इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो होता है करंट की पीक वैल्यू इनटू एक्सएल। अब पोटेंशियल की पीक वैल्यू तो दी है, करंट की पीक वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो भी पोटेंशियल की पीक वैल्यू है अपॉन एक्सएल कर दो, है ना। V बाय R कर देंगे अपन पोटेंशियल की पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू निकालने के लिए। फिर फेज में जो करंट होता है, इंडक्टर में पोटेंशियल आगे करंट पीछे होता है, तो करंट का फेज पोटेंशियल के फेज से π/2 पीछे कर दो। तो जो यहां लिखा था एग्जैक्ट वही लिखो और माइनस 90 डिग्री या π/2 लिख दो। आ रहा समझ में? ये एक्सेल कैसे निकाले? एक्सेल कैसे निकालेंगे? एक्सेल होता था ओमेगा एल। ओमेगा ये टी के इंटू में जो लिखा है वो ओमेगा, तो ओमेगा है यहाँ पे 5000 इंटू एल, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 मिली हेनरी। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेल। देखिए, एक इंडक्टर का पोटेंशियल दिया है और इंडक्टर का करंट पूछा है, तो करंट की पीक वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन एक्सेल कर दिया। एक्सेल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा यहाँ पे टी के इंटू में जो दिखता है वो ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू एल क्वेश्चन में दिया हुआ था, और करंट को वोल्टेज से π/2 फेज पीछे कर दिया। आ रहा समझ में मैंने कैसे करा है? देखिए अच्छे से, बहुत बढ़िया वर्षा, है ना। तो ये अपन ने Yes, जो sir. अपन ने थ्योरी पढ़ी उसके एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सर्किट एलिमेंट इन द फिगर हैज अ करंट। कोई सर्किट एलिमेंट दिखाया जिसमें करंट दिखाया, आपको करंट दिया है एंड वोल्टेज भी दिया है। अच्छा, करंट और पोटेंशियल दोनों दिए और पूछ लिया कि व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट क्या है। कोई सर्किट एलिमेंट है जिसका पोटेंशियल और करंट दोनों दिए थे। तो आप ध्यान से देखो बस क्या दिया हुआ है आपको। अब देखिए करंट की इक्वेशन क्या है और पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है, आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है? सेम फेज है सर। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। क्या करंट और पोटेंशियल सेम फेज में है? साइन और नो कॉस सर। नहीं, साइन और कॉस में दिए, बिल्कुल सही। कौन कॉस में है? करंट। करंट। कॉस 90 डिग्री आगे होता है साइन से, है ना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आता है, तो साइन में 90 जोड़ने पर कॉस आता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इज π/2 फेज अहेड ऑफ साइन। यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, कौन आगे है? करंट फेज में आगे, करंट फेज में आगे, पोटेंशियल फेज में पीछे, और दोनों ही साइनसोइडल दिए। कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री। किस एलिमेंट में पढ़ा है अपन ने ऐसा कि करंट आगे वोल्टेज पीछे हो? किस एलिमेंट? कैपेसिटर में Capacitor. पढ़ा है, बिल्कुल सही। तो ये जो एलिमेंट दिया है उन्होंने वो कैपेसिटर होना चाहिए, है ना। समझ में आई की बात? कैपेसिटर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे करंट की पीक वैल्यू 2.5 है, वोल्टेज की पीक वैल्यू 5 है। वोल्टेज की पीक और करंट की पीक, इनका रेशो कैपेसिटर के लिए आना चाहिए था XC। कैपेसिटर का वोल्टेज और कैपेसिटर के करंट की पीक वैल्यू का रेशो XC आना चाहिए। तो वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है? 5.0। करंट की पीक वैल्यू 2.5।
और XC होता है 1/ωc। ओमेगा कितना दिया है 2500। तो कैपेसिटी ढूंढ सकते हो अब तो आप, समझे? यस सर। यस सर। सब है ना? तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं देखो। तो जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी ना, बस वो लगाना है इन क्वेश्चंस में। आ रहा समझ में? यस ठीक है सर। चलो ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है सीरीज एलसीआर सर्किट, है ना, इसमें मैंने तीनों एलिमेंट एक साथ लगा दिए थे। क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ दिए जाए, कभी आपको सिर्फ एल और आर दे देंगे, कभी आपको आर और सी दे देंगे। तो क्या करोगे जब मान लीजिए आपको यहाँ पे एल नहीं दिया होता, इंडक्टर नहीं होती यहाँ, केवल आर और सी होते, तो क्या करते? एल वाला एलिमेंट हटा दो यहाँ से। भाई फेज डिफरेंस अब आया था -XC आया, ये एल हटा देना, एक्सेल वाला टर्म हटा देना, 10 आ जाएगा -XC आर। अगर सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर रजिस्टर होते तो 10 हो जाता -XC आर, समझे? और इंपेडेंस हो जाती R² प्लस XC²। एक्सेल हटा देते बस यहाँ से। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। इंडक्टर नहीं होती तो V0 L नहीं आता, ये वाला फेजर में ये वेक्टर नहीं आता, तो केवल ये दो वेक्टर होते। अब ये दो वेक्टर होते तो रिजल्टेंट फेजर इधर आता, करंट से वोल्टेज पीछे होता फेज में। तो यहाँ 10 भी देखो -XC बाहर था, माइनस साइन यही बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि करंट से वोल्टेज फेज में पीछे होता। रजिस्टर चाहता वोल्टेज को सेम फेज में रखना, कैपेसिटर चाहता वोल्टेज को पावर टू फेज नीचे रखना, तो इनका रिजल्टेंट इधर आता। तो इन दोनों का नेट पोटेंशियल करंट से कुछ फेज पीछे होता। हमारी बात समझ में? यस सर। है ना? मैंने तो तीनों एलिमेंट को साथ में बता दिया है। अब दो दो पूछा जाए तो जो नहीं हो सर्किट में उसे हटा देना यहाँ से। जैसे मान लीजिए अब आर और एल दिया होता, सी नहीं होता, केवल आर और एल दिया होता, सी नहीं होता, तो बताओ वोल्टेज फेज में आगे होता कि पीछे हो जाता करंट से? केवल आर और एल दिया है, सी नहीं है, आगे हो जाता है। आगे हो जाता। कैसे बोल पा रहे हो? एंड 5 पॉजिटिव आ 10 5 पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ 10 कितना आता? एक्सेल बाय आ रहा था ना, यस सर। एक्सेल यस वाला सर। टर्म हटा देते बस। ठीक है, चलो। और जेड क्या रहता उस केस में? आर रूट रूट आर ट्रांसफर प्लस एक्सेल एक्सेल। स्क्वायर, है ना? बिल्कुल सही। यस सर। अच्छा मान लो रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे, बिकॉज हर इंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हर इंडक्टर को कॉपर वायर से अपन वाइंड करके बनाते हैं, तो कॉपर वायर के अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस होता है। कोई इंडक्टर 100% प्योर होती नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता कि कैपेसिटर और इंडक्टर अकेले अकेले लगे हो। मान लो थ्योरेटिकली, मान लो कि हमने ना बहुत अच्छी इंडक्टर बना दी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं, थ्योरेटिकली, और हमने कैपेसिटर और इंडक्टर को लगाया है, रजिस्टर नहीं लगाया, तब क्या होता बताओ? फेज डिफरेंस इनफाइनाइट हो जाता है। हाँ फेज डिफरेंस इनफाइनाइट नहीं होता बेटा, π/2 होता। बाय Yes. ये बाय। रेजिस्टेंस 0 लिख देते तो ये इन्फिनिटी हो जाता ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan यस इनवर्स यस सर। इन्फिनिटी π/2 हो जाता। यस सर। ठीक है, और अगर एक्सेल माइनस एक्सी पॉजिटिव आता तो प्लस π/2, नेगेटिव आता तो माइनस π/2, यस सर। है ना? चलो, और उस केस में z क्या था? मॉड ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी। वेरी गुड, मॉड ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी, बहुत बढ़िया। चलो, तो आप दो दो एलिमेंट के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो क्यों ना एक दो क्वेश्चन देख ले अपन, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीन करो। रेस 9 के 4, 9, 10, ये तीन क्वेश्चन कर दो, 4, 9, 10। ठीक है, कर दीजिए प्लीज, करिए। क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10, अभी करिए।
मैं अभी थ्योरी सब रहने देता हूँ यहाँ पे, आपको जरूरत पड़े इसलिए, है ना, बता देंगे बाद में से। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, वोल्टेज का पीक वैल्यू हमेशा करंट की पीक वैल्यू से ज्यादा रहेगा क्या? आंसर ये है कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। वोल्टेज और करंट दो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। वोल्टेज और करंट दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, समझे? तो वोल्टेज की पीक करंट की पीक से ज्यादा रहेगी, ये स्टेटमेंट मतलब का ही नहीं है, क्योंकि दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते अपन। क्लियर? सर फिर वो जो साइनसोइडल ग्राफ बताते हैं उसमें हाँ, वोल्टेज का हमेशा पी के साथ ज्यादा ही क्यों बताते हैं? वो तो वोल्टेज की स्केल अलग होगी बेटा, वोल्टेज की स्केल अलग होगी, करंट की स्केल अलग होगी। अगर मैंने करंट की स्केल छोटी ले ली, मतलब कि मैं 1-1 मिली एम्पेयर का करंट बताने लगा, तो करंट की पीक बढ़ जाएगी फिर, यस सर। है ना। वो ऐसे किसी को ज्यादा बताना है, किसी को कम बताना है, तो वो वोल्टेज को, ऐसा स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, गलती से ऐसा हो गया कि हर जगह वोल्टेज दिखा दिया, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो गुड, अच्छा आपने जो डाउट आया पूछा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। द सर्किट शोन इन फिगर हैज अ करंट, करंट दे दिया है, देखो आपको करंट दे दिया 5 एम्पियर, उसकी पीक वैल्यू है साइन 2500t, तो ओमेगा दिख रहा है 2500t, और साथ में देखो मिली एम्पियर लिखा है, इसका मतलब ये 5 जो दिया है मिली एम्पियर में है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीआर, वीआर की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। देखिए वो करंट रजिस्टर और इंडक्टर दोनों में जा रहा है, तो रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वी आर, वो लिख सकते हैं अपन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मतलब पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट की पीक वैल्यू इंटू आर कर दो, है ना। करंट की पीक वैल्यू कितनी है? 5 मिली एम्पेयर इंटू 2 ओम कर दो, तो 10 मिली वोल्ट हो जाएगा। करंट मिली में था तो अभी मिली हो जाएगा, मिली वोल्ट आंसर। ऑलराइट, यस सर। चलो फिर रजिस्टर, फिर क्या इंडक्टर की पीक वैल्यू पूछिए, तो इंडक्टर के पोटेंशियल की पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? VL हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, है ना। VL हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, ये लिखा हुआ है। एक्सएल निकालना पड़ेगा, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। एल देखो दिया है 1.38 मिली हेनरी, मिली का ध्यान रखना, 10⁻³ लगा लेना, और ओमेगा हो जाएगा 2500। तो आ रहा है, आ रहा है ये क्वेश्चन? यस, वेरी गुड। फिर उन्होंने दोनों के पोटेंशियल के सम की पीक वैल्यू पूछी है, वीआर प्लस वीएल पूछा है। वीआर और वीएल क्या थे? दोनों के पोटेंशियल थे, और उनके सम की पीक वैल्यू। तो सम की पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? दोनों की इंडिविजुअली पीक वैल्यू पता है आपको, है ना। तो सम की पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये रहा रिलेशन। नेट पोटेंशियल की पीक वैल्यू निकालने के लिए आपको रूट करके स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल को जोड़ते हैं, पीक वैल्यू को डायरेक्ट नहीं जोड़ते। पीक वैल्यू का एडिशन ऐसे होता है, दिख रहा है? गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ये? यस पीक सर। वैल्यूज यस का सर। एडिशन डायरेक्टली मत यस सर। करना। यस, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए रूट ओवर पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर का स्क्वायर, वहां दो ही चीजें, कैपेसिटर नहीं आएगा वहां। यार आरएमएस अगर दिया होता तो यहाँ पे √2 पीक बाय √2 आरएमएस हो जाता, तो आरएमएस का रिलेशन भी ये होता है। आरएमएस या पीक वैल्यू को जोड़ने के लिए ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। चलो फोर्थ का आंसर आ गए। वेरी गुड।
फोर्थ अगर आ गया है, सभी बच्चों को अच्छे से आ गया है, वेरी गुड। तो 9th करो, 10th करो, 9th और 10th करो। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 10 ohms, इंडक्टर का रिएक्टेंस दिया है डायरेक्टली, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल दिया है 10 ohm, उसका रेजिस्टेंस भी 10 ohm दिया है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो बोर्ड पे बता रहा हूँ ये फिलहाल। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज में जोड़ा। अच्छा, इंडक्टर का रिएक्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस भी 10 ओम, तो ये एक्सेल दिया है, ये आर दिया है, इनको एसी पोटेंशियल से जोड़ा, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। पोटेंशियल क्या है, जस्ट सेकंड। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब देखो 220 वोल्ट के साथ कुछ लिखा नहीं कि क्या है वो, तो वो आरएमएस होगा। एसी में स्टैंडर्ड है कि जो भी हमको पोटेंशियल दिया रहता है वो जनरली आरएमएस दिया रहता है, लिखा आरएमएस के लिए लिखते नहीं है वो, घरों में 220 वोल्ट आता है ना तो आरएमएस होता है, तो कुछ लिखा नहीं मतलब आरएमएस। पीक वैल्यू के लिए लिखा जाएगा कि पीक वैल्यू है वो, और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसका ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ, हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। आगे, कैलकुलेट द करंट थ्रू सर्किट, गिव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। सर्किट से करंट निकालना है, तो करंट की पहले आरएमएस वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। आई आरएमएस वो हो जाएगा वी आरएमएस बाय जेड। वी आरएमएस बाय जेड कर दो, जैसे पीक में जो रिलेशन था वो आरएमएस में होता है। वी आरएमएस 220 दिया है, और जेड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल भी 10 ही दिया है, ये आ जाएगा, ये 10 रूट 2 आ रहा है नीचे, तो 22 बाय रूट 2 या 2 कॉमन 11 कॉमन ले लो तो 11 रूट 2, यार हमारे पास करंट की पीक आरएमएस वैल्यू। तो हमें करंट पूछा है सर्किट में, तो हम आरएमएस रिपोर्ट कर देंगे। जब भी कुछ हमें करंट वरंट पूछा जाए एसी में, तो हम जनरली आरएमएस निकालते हैं। और फिर अब अपन को इंस्टेंटेनियस करंट भी बताना है, तो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन बतानी पड़ेगी आपको, हो जाएगी करंट की पीक वैल्यू, हो जाएगी करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू रूट 2, ये आरएमएस थी ना, तो आरएमएस इंटू रूट 2 इंटू साइन ओमेगा टी, और ये वोल्टेज से फेज में पीछे कर देना इसको, तो ओमेगा कितना आ रहा था 100 पाई, और मान लेते हैं कि वोल्टेज आगे है तो करंट को पीछे कर देना, कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, ये दोनों इक्वल इक्वल है तो 45 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। ये मान के कि वोल्टेज है 200√2 साइन ओमेगा टी। आया समझ में? इस पे करंट की तब इक्वेशन लिखेंगे तो आई नॉट लिखेंगे ना हम, तो आई नॉट तो लिखा है मैंने, ये करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू रूट 2, ये करंट की पीक वैल्यू। आई नॉट मतलब करंट की पीक वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू। यस करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी आरएमएस वैल्यू इंटू रूट 2। यस सर। चलो गुड, और बताओ 10th भी बोला था मैंने। चलो 10th करो अब। A 220 volt peak value 50 hertz AC generator is connected to inductor। एक 220 वोल्ट पीक वैल्यू का लिखा है, देखो पीक वैल्यू यहाँ पे है ना, 220 वोल्ट पीक वैल्यू का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एसी जनरेटर है, वो इंडक्टर से जोड़ा गया एंड 50 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इंडक्टर रेजिस्टेंस ये, अब रेजिस्टेंस 50 ओम है, ये रेजिस्टेंस आपकी बार क्वेश्चन में 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं 10th में वो, द करंट इन सर्किट इज 1 एम्पियर, तो व्हाट इज इंडक्टेंस इन कॉइल।
सबसे पहले इंडक्टेंस कॉइल का इंडक्टेंस पूछा है, इसका आपको इंडक्टेंस दिया नहीं है, एक्सेल दिया नहीं है, और आपको वोल्टेज की आपको पीक वैल्यू दी है 220, तो आरएमएस हो जाएगा 220/√2, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है, तो आपको वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पता है, और आपको करंट की वैल्यू कौन सी दी है, इसमें करंट 1 एम्पीयर दिया है, कुछ कहा नहीं तो ये आरएमएस होगा। करंट के साथ देखो लिखा नहीं उन्होंने कि वो आरएमएस है या नहीं, तो वो आरएमएस मानना, क्योंकि जब कुछ कहा नहीं तो वो आरएमएस देते हैं जनरली एसी में। ठीक है, सर्किट में करंट अगर 1 एम्पीयर है, इसका मतलब आरएमएस करंट 1 एम्पीयर है, तो आपको आरएमएस करंट पता है, आरएमएस पोटेंशियल पता है, इनका रेशो लो तो Z मिल जाएगा, Z होना चाहिए था √XL² + R², R पता है, XL आ गया, XL हो जाएगा ओमेगा × L, ओमेगा निकल जाएगा तो ओमेगा L निकल जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? यस, चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखो अपन ने कुछ सर्किट के क्वेश्चन देखे, अगली रेस में आपको सीरीज एलसीआर के क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो केवल 2-2 एलिमेंट थे यहाँ पे, अब अगली रेस में 3-3 एलिमेंट के क्वेश्चन भी है, जैसे अपन करते हैं एक आध क्वेश्चन रेस 10 का। रेस 10 का क्वेश्चन कोई देखते हैं अपन। जैसे रेस 10 का क्वेश्चन नंबर 8 करिए, क्वेश्चन नंबर 8, रेस 10 का क्वेश्चन नंबर 8 करिए, रेस 10 क्वेश्चन नंबर 8 करिए। हटा रहा हूं मैं। रेस 10 क्वेश्चन नंबर 8, देखो इन सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग आर, देखो कुछ वोल्टमीटर की एमीटर की रीडिंग दी गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 400 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 400 वोल्ट, इसका मतलब इन वोल्ट मीटर की रीडिंग ये पैरेलल में लगाया है और वोल्ट में दिया है रीडिंग, तो ये वोल्ट मीटर होंगे, तो ये वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर 400 वोल्ट रीड कर रहे हैं। वोल्ट मीटर एसी में दिए हुए ना, हमको एसी सर्किट दिया है, तो आरएमएस रीड करते हैं, एसी में इंस्ट्रूमेंट आरएमएस रीड करते हैं, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सर्किट में जो इंडक्टर में आरएमएस वैल्यू का पोटेंशियल है, इंडक्टर में जो पोटेंशियल है आरएमएस वैल्यू उसकी 400 वोल्ट है, जो कैपेसिटर में आरएमएस पोटेंशियल है वो भी 400 वोल्ट है, और नेट पोटेंशियल भी 100 दिया हुआ है आपको, ये देखो दिया हुआ है नेट पोटेंशियल सर्किट का, ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट में जो नेट पोटेंशियल होना चाहिए था वो होना चाहिए था √ओवर रजिस्टर का जो भी आरएमएस पोटेंशियल है उसका स्क्वायर, या आरएमएस लिख रहा हूं मैं, हाँ तो ये नीचे में आरएमएस लिख देता हूँ, प्लस वीएल जो भी आरएमएस है माइनस वीसी जो भी आरएमएस वैल्यू है इसका स्क्वायर। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने, हमने पीक वैल्यू में रिलेशन लिखा था, उसको √2 से डिवाइड कर दो तो आरएमएस आ जाता है, तो जो पीक का रिलेशन वही आरएमएस का होता है। तो इस इक्वेशन से अगर देखा जाए
तो देखो ये दोनों क्योंकि इक्वल दिए हैं 400 400, तो ये डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बीच में डिफरेंस है, ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल है वही वी आर आना चाहिए था। ठीक है, तो वी आर आर एम एस नेट पोटेंशियल तो शो दिया हुआ है, इसका मतलब रजिस्टर का जो आर एम एस पोटेंशियल है वो आ गया 100 वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होना चाहिए? 100 वोल्ट। समझ में आ रहा है? या 100 वोल्ट रीडिंग आनी चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? यस। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इस रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, 100 वोल्ट होना चाहिए। आगे उसके बाद हमसे करंट भी पूछा गया, एमीटर की रीडिंग भी पूछी गई है। एमीटर की रीडिंग कैसे निकाले? अब एमीटर की रीडिंग कैसे निकाले? तो उसके लिए हमें और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखो अच्छे से, क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है क्या, देखते हैं जरा। रजिस्टर 50 ओम का है, दिया हुआ है, देखो ये 50 ओम का रजिस्टर है, देखो लिखा हुआ है वहां पे। तो रजिस्टर में जो करंट होगा वो आप निकाल सकते हो, उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। रजिस्टर के करंट की जो आरएमएस वैल्यू होना चाहिए थी वो होना चाहिए थी कि करंट की पीक वैल्यू बाय √2, है ना? या सॉरी रजिस्टर का जो करंट की आरएमएस वैल्यू होना चाहिए थी वो होना चाहिए थी वोल्टेज रजिस्टर में जो आ रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू अपॉन जेड, रजिस्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम। ये रजिस्टर का पोटेंशियल है, रजिस्टर का करंट है, तो इनका रिलेशन ये होगा, रजिस्टर का करंट इक्वल टू हो जाना चाहिए रजिस्टर का पोटेंशियल बाय 50 उसका रेजिस्टेंस। रजिस्टर का पोटेंशियल तो अपन को पता है 100, ये 2 एम्पीयर आ जाएगा। और सीरीज में करंट तो सब में सेम ही रहता है, तो यहाँ अगर 2 एम्पीयर करंट है तो सब में 2 एम्पीयर करंट होगा। इसका मतलब एमीटर की रीडिंग क्या होना चाहिए? 2 एम्पीयर। सीरीज में क्योंकि करंट तो सब में सेम होता है। आ रहा समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। सर अगर मेंशन नहीं है तो सारा कैलकुलेशन आरएमएस में ही करना है, आई नॉट में ही हाँ, निकालना है। एसी में नॉर्मली सब आरएमएस में दिया रहेगा ना, एसी में आरएमएस से डील करते हैं ना, एसी के इंस्ट्रूमेंट सब आरएमएस ही तो रीड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हमेशा आरएमएस ही तो होती है एसी में, ये अपन ने तो पढ़ा है ना, आरएमएस निकालते ही क्यों थे अपन? बिकॉज एसी के इंस्ट्रूमेंट ही आरएमएस रीड करते हैं। समझे? बहुत बढ़िया। ओके, अब अपन एसी में अपन ने सीरीज एसी पढ़ लिया है, पैरेलल एसी पढ़ेंगे, पर अभी अभी सीरीज पढ़ा है तो इसलिए पैरेलल थोड़ा सा रुक के पढ़ते हैं। अभी अपन पावर इन एसी पढ़ लेते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट पावर इन एसी। पावर इन एसी, एसी के क्वेश्चंस में, एसी सर्किट में आपको पावर के बारे में पूछा जाता है, तो पावर निकालना कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। पावर इन एसी, फिर अपन को रेजोनेंस भी पढ़ना है, रेजोनेंस भी बाकी है, वो भी पढ़ेंगे अपन। रेजोनेंस में पैरेलल पढ़ा दूंगा, उसके बाद रेजोनेंस बताऊंगा, ताकि दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाए, पैरेलल में भी रेजोनेंस होता है तो वो भी साथ में आता है। तो पहले अपन देख रहे हैं पावर इन एसी। देखिए कोई भी सर्किट एलिमेंट है हमारे पास, कोई सर्किट एलिमेंट है, उसमें करंट है, अगर इंस्टेंटेनियस करंट आई है और उसका पोटेंशियल ड्रॉप इंस्टेंटेनियस वी है, तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq बाई dt। करंट आई अगर, इसका मतलब है कि छोटे से टाइम dt में जो छोटा सा चार्ज जा रहा होगा उसको लिख सकता हूं आई dt। इन dt टाइम चार्ज फ्लो वो हो जाएगा आई dt। इतना चार्ज v पोटेंशियल से फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए जो छोटा सा वर्क करना पड़ा होगा वो हमेशा v इंटू आई dt लिख सकता हूँ, चार्ज इंटू करंट। तो यहां से रेट ऑफ वर्क डन, वो देखो छोटा सा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन कर देंगे तो v इंटू आई आ जाएगा। किसी भी सर्किट एलिमेंट में उसका पोटेंशियल ड्रॉप इंटू उससे फ्लो करने वाला करंट उसका आपको पावर दे देगा, रेट ऑफ वर्क डन या पावर वो आपको दे देगा। हर सर्किट एलिमेंट के लिए ऐसा कर सकते हैं। पावर इन अ सर्किट एलिमेंट
तो निकालने के लिए V इंटू आई कर सकते हैं। अब एसी में दिक्कत ये है कि ये सब बदलते रहता है एसी, बट मैं लिखता हूं मैं इन एसी वोल्टेज एंड करंट आर वेरिएबल। तो पावर भी बदलेगी, है ना, वोल्टेज और करंट यहाँ पर फ्लक्चुएट करते रहते, साइनसोइडल होते हैं, तो पावर भी बदलेगी। तो पावर बदलेगी, अब हमारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टेंटेनियस तो मेजर कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत तेजी से बदलती है, हमारे इंस्ट्रूमेंट एवरेज मेजर करते हैं। ठीक है, चलो एवरेज मेजर कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन बाद में। अभी इंस्टेंटेनियस पावर होगी क्या पहले तो देख लेते हैं। एसी में अपन वोल्टेज और करंट को क्या लिख सकते हैं, करंट को मान लेते हैं चलो कि आई नॉट साइन ओमेगा टी है, लेट, और पोटेंशियल फेज में आगे है, मान लेते हैं वो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। मैंने मान लिया कि वोल्टेज फेज में आगे है, कुछ डिफरेंस होता है फेज का तो उसको फाई मान लिया। अगर ये उठा के रख दूं तो पावर क्या आ जाएगी, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। ये तो देखो वेरिएबल आ रही है पावर, दिस इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग चीज हम मेजर नहीं कर पाते क्योंकि बहुत तेजी से बदलती है, तो हम उसको मेजर नहीं कर पाते। तो एसी में हमारे इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं एवरेज पावर। एसी में हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करते हैं, एवरेज पावर। तो लेट अस फाइंड एवरेज पावर। एवरेज पावर को मैं ऐसा एंगल ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो चीज ऐसे एंगल ब्रैकेट में लिखी है इसका मतलब वो एवरेज है। तो मैं एवरेज पावर क्या आएगी वो निकालता हूं, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने वाला हूं मैं। एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, इसकी एवरेज वैल्यू निकालने वाला हूं, समझे। अब आई नॉट और वी नॉट तो कॉमन ले लो बाहर, एक काम करो बाय 2 लगाओ और इंटू 2 करो। 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, जल्दी बोलिए। 2 साइन ए साइन बी क्या फॉर्मूला होता है, मेरी आवाज आ रही है आपको, मैंने पूछा 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। cos a plus b minus a minus cos a plus minus b। अच्छा ठीक है, फिर से बोलो। cos of a minus b minus cos a plus b। कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो दोनों का डिफरेंस करूंगा, पाई आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ cos of a plus b। ए प्लस बी हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका फिर एवरेज लेना है, दो चीजों का डिफरेंस का एवरेज लेना है, तो उनका एवरेज लेके डिफरेंस निकाल सकता हूं मैं। अच्छा, ये जो पहला टर्म है तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज यही आ जाएगा, है ना, ये टाइम के साथ थोड़ी बदल रहा है। और दूसरा टर्म बचा हमारे पास वहां पे, बताओ एक साइनसोइडल टर्म है, कॉस का टर्म भी साइनसोइडल है, उसका वो भी प्लस माइनस फ्लक्चुएट करेगा, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0। 0। तो एवरेज पावर, ये वाला टर्म 0 हो गया, इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो रही है, मैं ऐसा एरो बना के लिख देता हूँ कि एवरेज 0 होने वाला है इसका, इसको 0 लिख दिया तो आ गया हमारे पास वी नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस, बस ये टर्म बच गया हमारे पास। ये 2 को मैं दोनों में रूट टू लगा सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 इंटू कॉस फाइव। वी नॉट बाय √2 मतलब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, आई नॉट बाय √2 मतलब करंट की आरएमएस वैल्यू, तो पावर की एवरेज वैल्यू वो आ रही है वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस। इन एसी आपको किसी सर्किट एलिमेंट में पावर निकालना है तो हो जाएगी वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाइव, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अच्छा एक और चीज, जो tan फाई निकाला था अपन ने सीरीज एलसीआर सर्किट में, वो आया था हमारा, याद करिए, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर।
तो cos फाई क्या आ जाएगा? जब अपन को tan पता है तो cos भी लिख सकते हैं ना। cos हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होगा इनका स्क्वायर का सम। दिस इज नथिंग बट z इम्पीडेंस इन सर्किट। तो ये अगर पुट कर दिया जाए तो एवरेज पावर वो मिल रही है हमको Vrms इंटू IRMS इंटू R/Z। देखिए सीरीज LCR सर्किट में जो ये cos फाई वाला टर्म है इसे ये R/Z आ जाता है। अच्छा ये cos फाई जो है ये V इंटू आई के इंटू में फैक्टर जैसा मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 से छोटा होगा भाई, साइन cos की वैल्यू 1 से छोटी आती है, तो ये फैक्टर है पावर में मल्टीप्लाई होने वाला, इसलिए इसको कई बार बोल देते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, cos फाई पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो, तो सर्किट में एवरेज पावर निकाल ली हमने, वो आ गई हमारे पास Vrms IRMS cos फाई। अब एसी में किसी भी सर्किट एलिमेंट की आपको पावर पूछी जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो। वो निकालने के लिए आपको उस एलिमेंट का वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू चाहिए, करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए और cos फाई की, 3 चीजें चाहिए। एक्चुअली 3 चीजें नहीं चाहिए क्योंकि ये IRMS और cos फाई तो रिलेटेड ही है। ये तो cos फाई है, ये निकालने के लिए R/Z करना पड़ेगा और IRMS के लिए V/Z करेंगे। तो अगर वैसा लिख दो तो ये आसान थोड़ा लगेगा आपको फॉर्म में। एवरेज पावर, आप करंट को V/Z भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा Vrms, IRMS को लिख देना Vrms/Z इंटू R/Z। तो ये देखो थोड़ा आसान फॉर्म है, मतलब आपको 3 चीजें दिख रही है इसके अंदर, Vrms चाहिए, R चाहिए और Z चाहिए। अब एक काम और कर सकते हो कि वोल्टेज को IRMS इंटू Z कर दो, I इंटू Z भी तो कर सकते हो वोल्टेज को। तो वोल्टेज को अगर IRMS इंटू Z करोगे ना तो थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको IRMS इंटू Z करा तो डिनोमिनेटर का Z कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। मतलब आपको 2 ही चीजें निकालनी है एवरेज पावर निकालने के लिए, सर्किट में आरएमएस करंट कितना है और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। सर्किट का आरएमएस करंट कितना है और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, ये 2 चीजें पता हो तो आपको पावर मिल जाएगी। और ऐसा क्यों आ रहा है कि सिर्फ आर ही चाहिए, बिकॉज अगर हम प्योर रेजिस्टर प्योर इंडक्टर को देखते हैं, हमारे पास एक इंडक्टर है तो इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट का इंडक्टर में वो 90 डिग्री होता है, उसके लिए cos 90 क्या हो जाएगा 0। कैपेसिटर में भी 90 डिग्री होता है, उसके लिए भी 0 हो जाएगा। तो एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम करता है वो रजिस्टर ही तो है, कैपेसिटर और इंडक्टर में ये 90 डिग्री होते हैं, उसकी वजह से पावर कंजम्पशन उनका 0 हो जाएगा, उनका पावर फैक्टर 0 होता है। समझ में आ रही है क्या बात? ये सर पावर फैक्टर 0 है मतलब क्या? बस ये इसका मतलब इतना ही है कि पावर फैक्टर 0 है, और कुछ मतलब निकालना जरूरी क्यों है आपको? सर मतलब उनमें कोई पावर रहेगी ही नहीं, तो हम एवरेज, उन्हें हटा नहीं सकते सर सर्किट एवरेज में? पावर, एवरेज पावर। यस सर। मतलब सर्किट में एवरेजली कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, समझे? आपने लगाया क्यों है पहले तो इसका कारण, इसका जवाब दो। आप पूछ रहे हो उन्हें हटा नहीं सकते, मैं बोल रहा हूँ लगाया क्यों ये बताओ। हम तो अभी बेसिक एनालिसिस देख रहे हैं, हमने कोई कुछ बना नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं कि भाई ये लगा रहे हैं, इसको ऐसी लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हमने इससे कुछ यूजफुल चीज बनाई नहीं हमने, समझे? यस सर। जो यूजफुल चीज बनाई है उसमें क्या यूज हो रहा है उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि उसे लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, यस सर। तो हमने पढ़ा पावर इन एसी सर्किट, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई जाता है, एसी में करंट और वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग होते हैं, इसलिए पावर का एक्सप्रेशन भी टाइम के साथ बदलेगा। अब वो टाइम से बदलता है इसलिए लोग एवरेज पावर के बारे में बात करते हैं। तो एवरेज पावर मैंने निकाली, ये सॉल्व करा, मैथमेटिक्स था, सॉल्व करके ये आ गया Vrms IRMS cos फाई। तो एसी की पावर निकालने के लिए आपको ये करना है, cos फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं जिसकी वैल्यू R/Z आ जाती है। ठीक है, और हमने एवरेज पावर निकाली तो वो IRMS का स्क्वायर इंटू R भी आ रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर की जरूरत ही नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि
सर्किट में जो पावर कंजम्पशन होता है वो रेजिस्टेंस के अंदर ही होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर का पावर फैक्टर 0 होता है। चलो, तो अपन ने एसी में पावर भी कंप्लीट कर ली। अब अपना बचा क्या है एसी के अंदर? पैरेलल एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस। ये अपनी दो चीज मेन बची है, पैरेलल एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस। तो आपका काम है कि अभी तक की जितनी चीजें हो चुकी है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना है। तो Yes, आप sir. देखिए रेस 8 तो मैंने आपको दे दी थी आई थिंक होमवर्क में, है ना। रेस 8 कंप्लीट करो, 9 कंप्लीट करो, 10 कंप्लीट करो, ये तीनों रेस आराम से हो जाएगी आपसे। रेस नंबर 11 थोड़ा रेजोनेंस से बेस्ड है तो पूरी शायद ना हो। उसके बाद रेस नंबर 12 जरूर हो जाएगी। रेस नंबर 12 ट्राई करना, ठीक है। Yes, sir. चलो, वो ट्रांसफार्मर भी बचा था। तो कल 3 चीजें पढ़ेंगे अपन, पैरेलल एलसीआर सर्किट, ट्रांसफार्मर और रेजोनेंस। ये 3 चीजें बची अपनी एसी में। ये 3 चीज कंप्लीट तो एसी कंप्लीट अपना, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। सर कल रेसेस का डिस्कशन करेंगे। हाँ, कल डिस्कशन भी करेंगे अपन, है ना। ओके। ओके बच्चों, थैंक यू सर।